हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लिक्विडेशन। मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा बिना समय गवाए, और एक एक हेडिंग लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा क्योंकि आज सारे रूल्स जो हैं उसका बेस पार्ट हमारा जो मेन, हमेशा मैं कहता हूँ थ्योरी का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आज हम उसी को तैयार करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए हेडिंग्स को देता हूँ। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के खाते इन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन की स्थिति में कंपनियों के खाते किस तरह से होते हैं। हिंदी में आप इसका नाम देखिए, समापन की स्थिति में कंपनी के लेखे, है ना। तो अकाउंट्स इन लिक्विडेशन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका जो फेमस नाम है जिसके कारण से इसको बोला जाता है वो इस चैप्टर को लिक्विडेशन कहते हैं। तो लिक्विडेशन चैप्टर आज हम देखेंगे। आज का जो वीडियो है वो इसका पार्ट 1 है, तो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये लगता है। और आज का जो हमने हेडिंग लिया है वो है इंट्रोडक्शन एंड रूल्स। लिक्विडेशन क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें क्या क्या अकाउंट्स की प्रोसीजर्स होती हैं, उनके बारे में हम बेसिक जानकारी आज लेंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ रूल्स जो है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़े। यहाँ तक होगी अपनी हेडिंग्स। ये आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट को मैं पहले एक एक लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें लिखा है अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम का मतलब हो गया जो कानून के अंतर्गत बनता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ यानी कानून के अंतर्गत ये कंपनी बनती है। ये बात आपको पता है, कंपनी बनाने के लिए लीगल प्रोसीजर कंपनी एक्ट को फॉलो करना होता है, तो उसके अंतर्गत ही कंपनी बनती है। उसका रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही होता है। और आपको पता है कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन। देयरफॉर द लॉ अलोन कैन डिसॉल्व इट। केवल लॉ से ही इसका डिसोल्यूशन हो सकता है, यानी इसकी समाप्ति हो सकती है। यानी आप इसको बहुत सिंपली ऐसे याद रखें, कंपनी का जन्म जो है वो कानून के द्वारा होता है, कंपनी एक्ट के द्वारा होता है, तो उसका समापन भी कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। ये इसका बेसिक पार्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑन डिसोल्यूशन यानी समाप्त जब करना होता है, कंपनीज नेम इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जिस दिन ऐसा हो जाता है, कंपनी के रजिस्टर जो होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटेन बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार होता है कंपनियों का, जो उसका नाम रखता है, उसको वो वहाँ से हटा दिया जाता है, स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। दिस फैक्ट में ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट, और साथ में ही इसको ऑफिशियल गजट में भी आ जाता है कि ये कंपनी अब समाप्त हो गई है। तो ये प्यारे बच्चों पहली बेसिक बात आपने ये समझी कि कंपनी का समापन कंपनी के लॉ के अधीन होता है। क्लियर। अगला पार्ट, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप यानी बंद करना होता है, वो ही लिक्विडेशन भी है। एक ब्रॉडर शब्द हो गया वाइंडिंग अप, और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे कई बार इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग बताया गया है भी, दोनों के एक्ट अलग अलग होते हैं। वाइंडिंग अप के अपने कॉजेज़ होते हैं, लिक्विडेशन के अलग होते हैं, हम उस पर नहीं जाते। पर आप बोलचाल की भाषा में वाइंडिंग अप कह दे या लिक्विडेशन कह दे, एक ही बात है। अप ऑफ अ कंपनी मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, इसको एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, थ्रू विच द अफेयर ऑफ द कंपनीज आर स्टॉप्ड फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडेशन। यानी इसके अंतर्गत, लिक्विडेशन के अंतर्गत, वाइंडिंग अप के अंतर्गत कंपनी के सारे कार्य बंद कर दिए जाते हैं, सारे कामों को रोक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि उनका लिक्विडेशन होना है, यानी समापन होना है। लिक्विडेशन शब्द जो है उसका हिंदी शब्द है समापन होना, तो लिक्विडेशन के लिए कर दिया जाता है। फॉर विच एन ऑफिसर, इसके लिए एक ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है, कॉल्ड लिक्विडेटर। लिक्विडेटर एक ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। इज अपॉइंटेड टू टेक द चार्ज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये लिक्विडेटर क्या करता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज का चार्ज लेता है। हिज ड्यूटीज आर टू रियलाइज द एसेट्स, इसका जो कार्य है वो ये है कि रियलाइज द एसेट्स। रियलाइज द एसेट्स का मतलब हो गया कि जो संपत्तियां हैं उनको
उनसे पैसे प्राप्त करे बेचकर, डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज़, और जितने भी जो दायित्व हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पे करे, एंड डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस, और अगर कुछ सरप्लस बच जाए इस कार्य के बाद में तो उसे इफ़ एनी, यदि बच जाए, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनमें बांट दे। ये लिक्विडेटर का काम होता है। प्यारे बच्चों, ये जो बात थी ये थी आपके, जो मैंने लाइन टू लाइन आपको बताया, लेकिन एक बहुत आम भाषा में मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, आप इसको याद रख सकते हैं। होता क्या है प्यारे बच्चों, जब कंपनी, चूंकि हमने कहा कि कानून के अंतर्गत ही बनती है, तो उसका समापन भी कानून के अंतर्गत ही हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि लिक्विडेशन का कारण क्या है? कारण ये होता है कि अगर कंपनियां लगातार नुकसान उठाती रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या हो जाता है, एसेट्स की वैल्यू जो है वो तो घटती जाती है और उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो बढ़ती जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एसेट्स लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में बराबर रहती हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, होता ये है कि जब कंपनियां लगातार घाटे की स्थिति में रहती है तो वो क्या करती है, अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करती। तो चार्ज नहीं करती तो ऐसी स्थिति में उनकी जो एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन लेस हुआ नहीं, तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई रही, और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि उनके पास इतने प्रॉफिट्स ही नहीं है जिससे उनको चार्ज कर सके डेप्रिसिएशन। तो इस कारण से एसेट्स की जो वैल्यू है वो दिखाई देती है अधिक, जबकि एक्चुअल में उनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हो जाती है कम कंपेयर टू आपके लाइबिलिटीज़ में। तो ये मूल बेसिक कंसेप्चुअल कारण, आप इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो यही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगर इस जगह पे कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि एसेट्स की वैल्यू कैसे बढ़ी है। क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ कि एसेट्स की वैल्यू जो एक्चुअल में है बैलेंस शीट में वो है नहीं, कागजों में दिखाई दे रही है। कि जैसे फॉर एग्जांपल, इसको और एग्जांपल से ले कि मान लो कोई मशीन है, उसकी वैल्यू 10 लाख है, आपने लगातार 5 सालों से लॉस हो रहा था, इस कारण से उस पर डैप लगाया नहीं। डैप भी तो प्रॉफिट में से चार्ज होता है ना प्यारे बच्चों, तो चार्ज किया नहीं, इस कारण से उसकी वैल्यू जो है वो उसकी 10 लाख ही दिखा रहा है। पर जब आप उस मशीन को 5 साल बाद में, जब जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है, जब आप बेचने के लिए जाओगे तो हो सकता है उसका 6 लाख रुपए मिले, तो 4 लाख उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी थी। इस कारण से बैलेंस शीट तो इक्वल दिखा रही थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर दिखा रहे थे, पर जो एसेट्स है वो अपनी रियल वैल्यू शो नहीं कर रही थी। और यही था कि लाइबिलिटीज़ तो हो रही थी ज़्यादा और एसेट्स जो थी वो दिखने में तो ज़्यादा थी, पर वास्तव में उनका कोई वैल्यू अब नहीं था या बहुत कम हो गया था। इसको हम बोलते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाना। और ये ऐसा होता कब है, जब कंपनियों को लगातार लॉस होते रहते हैं। भाई समापन कोई भी कंपनी का कब होगा, जब उसमें लगातार लॉस होते रहते हैं, तभी तो समापन की स्थिति में जाएगी, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस कारण से उसका समापन होता है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस देना भी नहीं था कि समापन क्यों हो रहा है, समापन हो रहा है, बस बात इतनी सी थी, क्योंकि हमारा काम तो लिक्विडेशन का है। समापन कैसे हो उसके अकाउंट्स तैयार करने हैं, हम अकाउंट पर्सन हैं, हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब कंपनी का समापन हो रहा है। कंपनी का मालिक एक तो होता नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर जिन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक निष्पक्ष रूप से, न्यायिक रूप से कंपनी के एसेट्स को बेचा जाए और दायित्वों को भी न्यायिक रूप से उनको क्या करे, चुकाया जाए, यानी लीगल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चुकाया जाए, ताकि कहीं पे विवाद ना हो और विश्वास बना रहे। इसलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसको हमने यहाँ पे कहा ऑफिसर, अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम होता है लिक्विडेटर, हिंदी में उसको बोलते हैं समापक। तो वो जो समापक होता है उसको ये हम अपॉइंट करते हैं। एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, उसका काम होता है कि सारी संपत्तियों को बेचेगा, बेचने से जितना पैसा आया उस पैसे से जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनको पे करेगा। पे करने के बाद में यदि कोई पैसा बच जाता है तो शेयर होल्डर्स को बराबर बांटेगा। इसीलिए तो उसको लगाया गया था ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, इसलिए उसको अपॉइंट किया जाता है। ये बात आप थोड़ा सा इसको दिमाग में सोचने की कोशिश करना कि इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट पर्सन की क्या ज़रूरत है, जो कि कहानी के रूप में बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा चला जाएगा। तो आप सिर्फ इस प्रश्न का आंसर ढूंढ लेना कि इंडिपेंडेंट पर्सन कंपनी के समापन के लिए क्यों चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लिक्विडेशन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि लिक्विडेशन है क्या। तो ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो एसेट्स
बेच कर पैसे लाता है, उस पैसे से लाइबिलिटी चुकाता है, पैसा बच जाता है तो शेयर होल्डर को दे देता है, और ये सारा काम वो बहुत ईमानदारी से करता है क्योंकि वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, एक इंडिपेंडेंट लिक्विडेटर होता है। ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मैं आपको अकाउंट्स की तरफ ले जाता हूँ। इसमें अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें मूल रूप से दो ही तरह के अकाउंट बनते हैं जो लिक्विडेटर बनाता है। क्लियर? क्योंकि अब कंपनी किसके हाथ में है? लिक्विडेटर के हाथ में। तो उसको क्या करना है? अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बनता है और एक लिक्विडेटर्स अकाउंट बनता है। दोबारा से बोलो। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम है, वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, और दूसरा होता है लिक्विडेटर्स अकाउंट। ये दोनों ही लिक्विडेटर ही प्रिपेयर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया लिक्विडेशन में क्या है, कि भैया दो ही अकाउंट होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और एक आपके लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका स्टेटमेंट जो प्रारूप है, फॉर्मेट, वो आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तैयार हैं प्यारे बच्चों? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन, ये अपना हेडिंग था। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लाइन टू लाइन ले लेते हैं। ऑन लिक्विडेशन, समापन के दिन, ऑफ अ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैंने इसको डार्क कर दिया है, इज प्रिपेयर्ड, बनाया जाता है। ये क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। विच द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी आर रिवील्ड अंडर द फॉलोइंग लिस्ट। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इसके अंतर्गत हम सीखेंगे। लेकिन मैंने चूंकि कहा, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया क्यों जाता है। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिक्विडेटर बनाता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा, आप एक बार के लिए अपने आप को लिक्विडेटर माने। मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसा है, आप लिक्विडेटर हैं और आप उस कंपनी में जाएं और आपको उसके समापन का सारा काम आपको करना है। आप उस कंपनी के लिक्विडेटर हैं। अब आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जाके उस कंपनी की जानकारियां जुटाएंगे ना, सही है? तो वो जानकारियां जुटाना ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। इसके अंतर्गत वो क्या करेगा? उस कंपनी की एसेट्स जितनी भी है, वो कितनी कितने की है, उसकी वैल्यू क्या है, कितनी है, कहाँ है, उन सब की डिटेल कंपनी से निकालेगा और उनका रिलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकता है, अनुमानित, एस्टिमेटेड, वो सारा लिखेगा। एसेट से पैसा आता है तो वो लिखेगा इस लिस्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। और उसके बाद में उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी बनती है, किस किस को पे करना है, वो भी उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेगा। और उसके बाद में पैसा बचेगा या हानि बचेगी, ये आपके पहला काम होता है। यानी आप ये समझे, लिक्विडेटर आपकी कंपनी में पहुंच गया है लिक्विडेशन के लिए, या आप ये अपने आप पे लेके सोच रहे हैं, तो आप जब किसी कंपनी के समापन के लिए पहुंच रहे हैं तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसा बनाएंगे रजिस्टर, जिसके अंतर्गत आप सारी संपत्तियां उस कंपनी की कहाँ कहाँ कैसे कैसे है उसकी डिटेल लिखेंगे, उसकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे और उसके टोटल पेमेंट्स कितने हैं वो लिखेंगे। तो ये जाते ही आपकी अनुमानित सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या उसकी एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है और कितना डिफरेंस आता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि समापन का काम ही, समापक जो होता है लिक्विडेटर, उसका काम यही है, संपत्तियां बेचे, उससे जो पैसे आए उससे लाइबिलिटी चुका दे, फिर अगर कोई पैसा बचे तो शेयर होल्डर को दे दे। और आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, जब आपकी एसेट्स बेच दी तो एसेट्स खत्म, लाइबिलिटी चुका दी तो लाइबिलिटीज़ खत्म। अब बैलेंस शीट में ना तो एसेट्स है ना लाइबिलिटीज़ है। जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट ही समाप्त हो गई तो वो कंपनी में क्या है? जीरो। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम, इसमें लिस्ट होती है, ABCD आती है आप लोगों को ना, अच्छे से पता है मेरे को। तो ए से लेके ABCDEFGH 8 H तक की इसमें लिस्ट बनाता है वो। लिस्ट ए में
क्या रखना है, लिस्ट बी में क्या रखना है, वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। वो अपनी लिस्ट बनाता है कि इसमें ये है, इसमें ये करते हैं। हम भी बहुत सारी लिस्टें बनाते रहते हैं, ये भी एक लिस्ट ही है। इसके फॉर्मेट पे भी हम बात करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन लिस्ट ए में क्या आता है वो आप सीखना शुरू करें अभी। ये रहा प्यारे बच्चों नंबर 1 लिस्ट ए, है ना। तो लिस्ट ए में आपके एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। लिस्ट ए में आपको उन संपत्तियों को लिखना है, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड का मतलब होता है गिरवी रखना। वे संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी गई हैं, किसी के पास गिरवी नहीं है, कंपनी की खुद की हैं, उनको लिखा जाता है। क्लियर? सच एसेट्स आर शोन इन दिस लिस्ट विच आर नॉट प्लेस्ड विद क्रेडिटर। वो किसी के पास गिरवी नहीं है। क्रेडिटर का मतलब जो रुपए मांगते हैं उनके पास। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन एरियर आर ऑल्सो शोन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में कॉल्स ऑन एरियर यानी जो बकाया जो मांग है वो भी इसमें शो की जाती है। रियलाइजेबल अमाउंट ऑफ इज एग्जिबिटेड इन द कॉलम ऑफ अमाउंट। एग्जिबिटेड का मतलब हो गया प्रदर्शित करना। रियलाइजेबल अमाउंट यानी किसी भी एसेट से कितना रियलाइज हो सकता है, मैंने आपसे कहा वो अमाउंट ही लिखी जाती है। ये लिस्ट ए होता है। तो क्या है लिस्ट ए में वे संपत्तियां जो गिरवी नहीं हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। हिंदी में भी ले लेते हैं। संपत्तियां जो विशिष्ट रूप से गिरवी नहीं हैं, उनमें उन संपत्तियों को दिखाया जाता है जो कहीं गिरवी नहीं है। पूंजी पर बकाया मांग यानी कॉल्स जिसको हम बोलते हैं, राशि को इसी में लिखेंगे। अमाउंट में संपत्तियों का वसूली मूल्य लिखा जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू जिसको हमने कहा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ लिस्ट ए में आप क्या दिखाने वाले हो, वे संपत्तियाँ जो गिरवी नहीं हैं उनका रियलाइजेबल वैल्यू अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? लिस्ट ए एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, यानी आपको मैंने ये जो बोल्ड कर रखा है ये हेडिंग याद रखनी है, इससे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नंबर 2 एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। संपत्तियां जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड हैं यानी जो गिरवी हैं उनको लिस्ट बी में लिखा जाता है। क्लियर? सच एसेट्स विच आर प्लेस्ड अंडर क्रेडिटर आर शोन इन दिस लिस्ट। फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड बोथ क्रेडिटर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। 4 कॉलम आर टू बी मेड इन दिस लिस्ट। इसके अंतर्गत आपके वे संपत्तियां जो किसी क्रेडिटर के पास गिरवी हैं उनको लिखा जाता है। हमेशा गिरवी होंगी तो वो 2 तरीके से होते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुल्ली का मतलब जैसे मैंने मान लो आपको, आपकी कंपनी है, आपको मैंने 1 लाख रुपए उधार दिए और आपकी एक संपत्ति जो थी उसको मैंने गिरवी रख लिया अपने पास 1 लाख रुपए के लिए, तो मेरा फुल्ली सिक्योर्ड हो गया। और अगर ऐसा होता है कि मैंने दिए तो 1 लाख थे लेकिन मैंने आपके 40,000 रुपये की ही संपत्ति गिरवी रखी, तो ये पार्टली सिक्योर्ड हो गया। क्लियर? तो फुल्ली सिक्योर्ड जिस पे मैंने पूरी की पूरी एसेट्स गिरवी रखी हो, पार्टली सिक्योर्ड जिसके अंतर्गत मैंने कुछ पैसा सिक्योर कर लिया हो, तो वो दोनों इसमें लिखे जाते हैं। लेकिन ये कॉलम एसेट्स का है प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत गिरवी रखी गई एसेट्स लिखी जाती हैं एज पर लिस्ट बी। हिंदी में पढ़ देता हूँ। संपत्तियां जो विशिष्ट रूप से गिरवी हैं इस लिस्ट में उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो गिरवी हैं, अर्थात पूर्णतया सुरक्षित लेनदार और अंशतः सुरक्षित लेनदार भी इसी लिस्ट में लिखेंगे। इसमें 4 कॉलम बनाए जाते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब फॉर्मेट आएगा तब। तो प्यारे बच्चों 2 लिस्टें हो गई ए और बी। ये 2 ए और बी जो है ना ये एसेट्स के लिए है। क्लियर? पहली जो है वो है आपकी वे संपत्तियां जो गिरवी नहीं हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। और जो लिस्ट बी है उसमें है वे संपत्तियां जो गिरवी हैं, लेकिन ए और बी दोनों में संपत्तियां ही हैं। क्लियर? इन दोनों से जो लिस्टें हैं ए और बी,
ये दोनों संपत्तियों को बताती हैं। अब इसके बाद में जो CDEFGH तक जो है वो सारी की सारी दायित्वों को बताएंगे, लाइबिलिटीज़ को बताएंगे, जिनको पे करना है उनको बताएंगे। यानी ए और बी पैसा कितना आ सकता है अनुमानित वो बताती हैं, आगे की जो लिस्टें हैं कितना पे करना है उसको बताती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए और बी एसेट्स के लिए, बाकी ABCD के H तक जो है वो सारी दायित्वों के लिए। अब हम लेते हैं लिस्ट सी। तीसरा पॉइंट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। नाम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसका मतलब होता है पूर्वाधिकार लेनदार। कंपनी में सबसे पहले इन लोगों को अधिकार होगा, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्लियर? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, उनको लिस्ट सी में लिया गया। अब आप देखें, अब तक हम एसेट्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ से लेने वालों की बात आ गई। तो सबसे पहले हमने कहा सच क्रेडिटर आर शोन इन दिस लिस्ट हु हैव प्रेफरेंशियल टू रिसीव द पेमेंट बिफोर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। द फॉलोइंग क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यानी वो ये कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो हैं जिनको अनसिक्योर्ड जो हैं उनसे पहले पैसे लेने का अधिकार होता है। अब आपको मैं ये बता दूं होता क्या है, आप इस बात को यहाँ से समझना शुरू करें। आप लिक्विडेटर हैं, आपने लिस्ट ए और लिस्ट बी में ये तो पता कर लिया कि हमारे पास टोटल पैसा आएगा कितना। अब आप ये बात तो जानते हैं कि पैसा ज़्यादा तो आना है नहीं, ज़्यादा नहीं आना, क्योंकि कंपनी बंद ही इसीलिए हो रही है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बचा। तो जितना पैसा उसके पास आया उसको एक क्रम में देना होता है। यानी आप ये समझे कि उसकी लायबिलिटीज़ तो है 50 लाख की और उसके पास पैसा आया है 30 लाख रुपए ही। अब कैसे दोगे? हर व्यक्ति कहेगा मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। ऑब्वियस है, ये बात तय है, लेकिन कंपनी एक्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि किसको पहले देना है, और यहीं से शुरू होता है क्रम। तो सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। क्लियर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नाम से पता चलता है किनको सबसे पहले देना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। यानी आपके पास पैसे कम है तो सबसे पहले लाइन में आपको लगाना है। आप इसको ऐसे समझे, आप लिक्विडेटर हो, आपके पास पैसे आ गए, अब आप लाइन लगाओगे तो लाइन में सबसे पहले किसको रखना है? सबसे पहले आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद में आएगा डिबेंचर, उसके बाद में आपको क्या आएगा? अनसिक्योर्ड, उसके बाद में आएगा प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद में आएगा इक्विटी शेयर, सबसे लास्ट में। क्लियर? तो ये क्रम जो है वो एक्ट में क्लियर किया हुआ है। लिक्विडेटर का काम यही है कि जितने भी पैसे आए उसको इस क्रम में बांटना शुरू करो, देते रहो, लास्ट में जिसके बच गया उसको दे देना, अगर नहीं बचा तो हाथ जोड़ देना, भैया खत्म हो गए पैसे। यानी क्रम से देना ये लिक्विडेटर का काम होता है। तो सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को बताता है सबसे पहले आपको पैसा इनको देना है। बोझिल मत होना, समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे लगे कोई चीज़ रह रही है तो वापस पीछे से एक बार देखो। मेरा अनुमान है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। क्लियर? एंजॉय करना है इसको, समझ में आए तो बताना। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? अमाउंट ड्यू टू द गवर्नमेंट। सबसे पहले आपको कंपनी समापन हो रहा है तो गवर्नमेंट का जितना भी पैसा पेंडिंग है ना उसको सबसे पहले दे दो, नंबर 1। उसके बाद में रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर, कर्मचारियों का पैसा बाकी है तो उनको भी आप सबसे पहले दे दो। लेकिन उसने कहा नॉट ऑफिसर, अधिकारियों को पैसे नहीं देने, कर्मचारियों को पैसे देने हैं। 4 मंथ रेम्यूनरेशन, 4 महीने का रेम्यूनरेशन प्रेफरेंशियल माना जाएगा, और 20,000 रुपये पर पर्सन विच एवर इज लेस। प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 रुपये अधिकतम आप दे सकते हो, या 4 महीने की सैलरी, दोनों में से जो भी कम हो, और वो वर्कर होना चाहिए, ऑफिसर नहीं होना चाहिए। When months are not given in the question, then month will not be considered. ये प्रश्न के हिसाब की बात कही हुई है सिर्फ, कि यदि आपके प्रश्न में ये बात ना दे रखी हो कि महीने कुछ पता नहीं रखा है तो जो दिया है वो प्रेफरेंशियल ही है। पहला गवर्नमेंट, दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा कंपनसेशन ड्यू अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अगर कोई क्षतिपूर्ति का पेमेंट किसी एम्प्लॉय को करना है तो वो भी उसको देना है। आप ये समझ लिए मूल पॉइंट क्या है पता है? गवर्नमेंट और कर्मचारी, उनका कोई पैसा है तो उनको सबसे पहले दो। क्लियर? आगे, होल अमाउंट ऑफ अर्नड लीव सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज।
अर्न लीव सैलरी का मतलब होता है छुट्टियों के पैसे जो कर्मचारियों के यदि बकाया हो तो उनको दे दिए जाएं। एनी लोन प्रोवाइडेड फॉर पॉइंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था तो उसको भी आपको तुरंत चुका देना चाहिए, वो भी प्रेफरेंशियल है। कंपनसेशन पेबल अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट, कोई भी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति कर्मचारियों को देनी है तो वो सबसे पहले दो। ग्रेच्युटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉयज़ नॉट ऑफिसर्स, हर बार आ रहा है। तो अगर कोई ग्रेच्युटी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड अगर किसी का बाकी है, यानी ये सारे पेमेंट आप देखें, मैं तो इसको इतने सारे 7 पॉइंट हो गए पर मैं तो 2 ही मान रहा हूँ, गवर्नमेंट और कर्मचारी, इनको जो भी आप देते हो वो प्रेफरेंशियल है, सबसे पहले इनको देना है, आप लिक्विडेटर है। ये सारी बातें जो ऊपर थी वो सारी हिंदी में यहाँ पे मैंने ली है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको रीड कर लेना, ठीक है ना। वही सारी बातें लिखी हुई है, सरकार को देना है, कर्मचारियों को देना है, अर्जित अवकाश है, और आपके इनके लिए कोई लोन लिया है तो देना है, अधिनियम के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति है तो देना है, ग्रेच्युटी, पेंशन और भविष्य निधि यदि है तो देनी है। ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी हो गई, सी फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सी फॉर क्रेडिटर तो होता है पर चूंकि सी पहले आ रहा है इसलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ए बी के बाद में सीधा सी आया यहाँ पे। आगे फोर्थ लिस्ट, फोर्थ जो है वो है डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, इसको हिंदी में बोलते हैं चल प्रभार। जब आपका फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है एसेट्स पे आपके वैसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपकी एसेट्स हमारे पास गिरवी है, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज ये कहता है कि अगर पेमेंट करने की बात आएगी तो आपकी सारी संपत्तियों को बेच के भी पैसा देना होगा तो डिबेंचर को देना होगा, ये बात है, इसको हम फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी एज पर द लिस्ट डी, डी फॉर डिबेंचर, याद रहेगा। ये आपका 4 नंबर हो गया, क्लियर। कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार रखने वाले ऋण पत्रों या अन्य ऋण, डिबेंचर भी हो सकता है या कोई भी लोन जो फ्लोटिंग चार्ज का हो तो उसको लिया जाता है। फ्लोटिंग चार्ज समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, मैंने बहुत स्पष्ट बताया। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब आपके होता है कि जब कंपनी कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इस संपत्ति पे मेरा हक है तो इसका मतलब है कि फ्लोटिंग चार्ज है, क्योंकि डिबेंचर फ्लोटिंग चार्ज के साथ होता है। लेकिन अगर कोई लोन भी फ्लोटिंग चार्ज के साथ में है तो इसका मतलब है कि आपकी संपत्तियां बेच के आपको चुकाना पड़ेगा। संपत्तियां कोई स्पेसिफाइड नहीं है, पहले आई थी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, तो स्पेसिफिक नहीं है तो ये फ्लोटिंग चार्ज के अंतर्गत आ जाएगा। तो चौथा आपका हो गया डिबेंचर लिस्ट डी, डी फॉर डिबेंचर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है एक, वो तो आ गया था लिस्ट बी में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो था वो आ गया लिस्ट सी में। अब जो बच गए वो सारे के सारे कौन होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाते हैं। इसे लिस्ट ई में लिखा जाता है हैविंग नॉट प्लेस्ड एनी एसेट्स, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, पैसा होएगा तो इनको दे देंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद करवाना चाहता हूँ, इस चैप्टर में 3 तरह के आपको क्रेडिटर मिल गए। सबसे पहले वे क्रेडिटर जो सिक्योर्ड थे, सुरक्षित लेनदार, सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो लिस्ट बी में आते हैं, क्लियर। फिर आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो लिस्ट सी में आते हैं, जिसमें कर्मचारी और सरकार को कोई पेमेंट हो तो। उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो आपके लिस्ट ई में आते हैं। हो गए ना तीनों, तो ये 3 तरह के होते हैं। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ तक हमारे ए बी सी डी ई कंप्लीट हो गया है। एफ, लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर। अब चूंकि क्रेडिटर सारे पेमेंट हो गए तो शेयर होल्डर को करना है, तो सबसे पहले वो कहता है लिस्ट एफ यानी प्रेफरेंस शेयर के लिए है। इसमें वो कहता है कॉल्स इन एरियर यदि आपके हो तो उसको घटा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद में इक्विटी शेयर, वो लिस्ट जी में आएगा। लिस्ट जी इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी वही है, बकाया मांग यदि कोई है तो घटा दिया जाएगा। और लास्ट होता है डेफिशिएंसी एज पर द लिस्ट एच। इसको डेफिशिएंसी और सरप्लस कहा जाता है। अब चूंकि ज़्यादातर डेफिशिएंसी इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि सरप्लस जो है वो संभावना होती नहीं है कि सबको देने के बाद में बच जाए, ऐसा तो होता तो कंपनी बंद होती नहीं, जनरली ऐसा होता है ना। तो इसलिए डेफिशिएंसी होती है, तो हानि लिस्ट एच में दिखाई जाती है। अब आप ए और बी तो हो गई एसेट्स,
और इसके बाद में सी डी ई एफ जी और एच, ये हो गई लाइबिलिटीज़। और ये जो है वो डिफरेंस होता है इसका, जिसको हम डेफिशिएंसी या सरप्लस कहते हैं। मैंने कहा ज़्यादातर चांसेस में डेफिशिएंसी आएगी। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा पहला पार्ट, जिसके मैं आपको सारा सिस्टम मैंने समझा दिया है। यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिक्विडेटर संपत्तियों का ब्यौरा और दायित्वों का ब्यौरा लिखता है, अनुमानित ब्यौरा लिखता है, और इस अनुमानित ब्यौरे के आधार पर वो ये तय कर लेता है कि पैसा बचेगा या घटेगा। बचेगा यानी सरप्लस, घटेगा यानी डेफिशिएंसी। अगर पैसा घटेगा तो किस किस को वो पेमेंट कर पाएगा और किसका नहीं होगा, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ इसका प्रारूप। ठीक है, आपको वैसे किताबों में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा स्टडी करवा देता हूँ। तो पढ़ते हैं आगे, इसका प्रारूप देखते हैं, जल्दी से बहुत फास्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देखें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दे रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब से कहाँ तक का है, और वो वाइंडिंग अप पूरा पढ़ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास किताब नहीं है तो, वरना किताब में ये फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, और यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। मैंने कहा था एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू लिखनी है। और लिस्ट ए में कौन कौन सी संपत्तियाँ आती हैं ये देखिए प्यारे बच्चों, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, लोन एंड एडवांसेस, अब अनपेड कॉल्स, स्टॉक, ये आपके वर्क WIP वर्क इन प्रोग्रेस, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक और अदर प्रॉपर्टी यदि कोई हो। तो ये सारी की सारी एसेट्स अगर गिरवी नहीं रखी हुई है तो इससे कितना पैसा मिलेगा उनको यहाँ लिखना है, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। ये लिस्ट ए है, ए फॉर एसेट्स जो गिरवी ना हो, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। आसान है। अब होगा क्या, हमारे सामने जब सवाल होगा ना तो हमें बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसमें देखना है कि जो गिरवी नहीं है एसेट्स वो सारी यहाँ लिख देनी है। बहुत आसान। लिस्ट बी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। मैंने कहा था 4 कॉलम बने होते हैं इसमें, ये 4 कॉलम आ गए। इन 4 कॉलम में ये किसके लिए है, वो संपत्तियां जो गिरवी रखी हुई है। तो गिरवी रखी हुई है तो वो किसी ना किसी व्यक्ति को गिरवी रखी होंगी ना, तो इसीलिए उसलिए तो जो संपत्ति है उसका नाम यहाँ पे जैसे बिल्डिंग, ठीक है ना, तो बिल्डिंग यहाँ लिखा। एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, उससे कितना पैसा मिल सकता है कि भैया 50,000 मिल जाएगा। ड्यू टू द क्रेडिटर, कितना क्रेडिटर का कितना ड्यू है कि 40,000 है, तो 50 मिलेगा, 40 ड्यू है, तो पैसा बचेगा या घटेगा। तो बताया कि भैया 50,000 उस संपत्ति को बेचने से आने वाला था और क्रेडिटर को 40,000 देंगे तो 10,000 बच जाएगा, तो ये क्या हो गया, सरप्लस। अगर ये होता कि उसको बेचने से एस्टिमेटेड वैल्यू कम आती तो वो हो जाता डेफिशिएंसी। हो गए ना 4 कॉलम, आसान है, आप देखें। दोबारा से बताओ, चेक कर। एसेट्स का नाम यहाँ पे आएगा फर्नीचर, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो है आपके 50,000। क्रेडिटर आप में मांगता है 80,000, इस बार पैसे कम पड़ गए तो डेफिशिएंसी आ गई 30,000। हो गया ये कॉलम, इतना आसान है। लिस्ट बी में कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे बस एसेट्स वही आएगी जो गिरवी है, और गिरवी अगर कहीं है तो वो संपत्ति और दायित्व तो 2 चीज़ें आपस में लिंकअप होंगी, क्योंकि संपत्ति गिरवी जिसके पास होती है वो आपके क्रेडिटर होता है, इसलिए ये जो नाम है ना सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये वो है। हो गया। कॉलम ए की टोटल जो ऊपर से आ रही थी वो यहाँ पे आ जाती है। कॉलम बी में जो डेफिशिएंसी है या सरप्लस है, डेफिशिएंसी का मतलब नेगेटिव बैलेंस और सरप्लस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, वो यहाँ आ जाता है। फिर ए प्लस बी एसेट्स की टोटल यहाँ पे आ जाती है, अभी कुल मिला के हमारे पास क्या पैसा कितना आएगा। मैंने कहा ए और बी में हमें ये पता चल जाता है टोटल पैसा कितना आया या आएगा, आया नहीं आएगा, एस्टिमेटेड है। ये लिस्ट, ये ग्रॉस टोटल एसेट्स यहाँ पे वो डिटेल है, वो कोई ज़्यादा महत्व की बात नहीं है, आपको ये समझना है ए से कितना आया, बी से कितना है। यहाँ तक एसेट्स थी। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, लिस्ट बी का बैलेंस यहाँ पे आ गया, वो तो यहाँ पे वापस लिखना है कि भाई हमारे पास टोटल कितना एसेट से पैसा है। लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो जितना भी आप पेमेंट करते हो वो इस तरफ लिखना है और इधर भी लिखना है, क्योंकि इधर का जो कॉलम है वो ग्रॉस लाइबिलिटी को इंडिकेट करता है। इधर आप खाली लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, इस कॉलम की टोटल लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो ठीक, पर दोनों तरफ सेम अमाउंट आएगी। जैसे इधर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को 50,000 दे रहे हो तो इधर भी आपके 50,000 लिखेंगे।
इधर करना कुछ नहीं है, इधर ये ऊपर जो एसेट्स थी उसमें से ये लेस हो जाएगा, बस ये इतना सा है। उसके बाद में लिस्ट सी के बाद में आप किसको देते हो, लिस्ट डी डिबेंचर को। तो डिबेंचर को कितना पैसा देना है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद में लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वे क्रेडिटर जो अनसिक्योर्ड है, ट्रेड अकाउंट पे आपके ट्रेड अकाउंट मतलब क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, ये सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए, तो वो यहाँ आ गए। तो आप देखें मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ए और बी से जो पैसा आया वो यहाँ लिखा जाता है, उसमें से जो जो पेमेंट होता जाता है वो यहाँ पे आप लिखते जाते हो कि ये पेमेंट होते जा रहे हैं। तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे पैसा खत्म हुआ, जहाँ पैसा खत्म हुआ वहाँ से खाली लिखना है और वो डेफिशिएंसी आएगी। अब यहाँ पे वो डेफिशिएंसी है या सरप्लस है वो चलता रहेगा, उसमें से प्रेफरेंस शेयर को भी देना है। अब देने तो पैसे होंगे तो देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है नेगेटिव बैलेंस चालू हो जाता है। तो नेगेटिव बैलेंस चालू हो जाता है तो फिर नेगेटिव वो बढ़ता रहता है, लास्ट में जाके वो डेफिशिएंसी की टोटल यहाँ पे जो है ना डेफिशिएंसी एज रिगार्डेड एच, वो यहाँ पे पूरी डेफिशिएंसी आ जाती है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल संख्याओं से बताता हूँ, इस टेबल में कुछ संख्याएं पुटअप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जी देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि लिस्ट ए से मेरे पास 10 लाख रुपए आए, क्लियर। लिस्ट ए यानी वे एसेट जो गिरवी नहीं थी उससे मुझे 10 लाख रुपए मिले। लिस्ट बी में जो गिरवी का हिसाब था उसमें मुझे सरप्लस मिला आपके 2 लाख रुपए का। तो टोटल एसेट से मेरे पास कितना रुपए आएगा, 12 लाख रुपए आएगा, क्लियर। अब मैं इधर आ जाता हूँ सेकंड पार्ट में। यहाँ पे मेरे पास जो टोटल पैसा आया ये वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ऊपर ही ऊपर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे भी लिख दो, वो बैलेंस चलता रहेगा। तो वो हमारे पास है 12 लाख रुपए मेरे पास है, क्लियर। इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मुझे चुकाने हैं, वो थे आपके 3 लाख के, तो ये चुकाने हैं तो मैं माइनस में लिख देता हूँ। चुका दिया तो पीछे कितना बचेगा, तो 12 में से 3 गया, 9 लाख रुपए बचेगा। अब इस 9 लाख को मैं ये कह सकता हूँ भी ये जो मेरे पास बैलेंस बचा है वो देखिए यहाँ पे लिखिए, ये लाइन लिखने का क्या है, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर, वो कितना है 9 लाख, यानी डिबेंचर होल्डर के लिए हमारे पास पैसा कितना बच रहा है 9 लाख। अब डिबेंचर होल्डर मैंने देखिए बैलेंस शीट में तो वो थे 4 लाख के, तो 4 लाख दे दिए। तो आप देखें यहाँ पे ये भी घटाने का निशान हो जाएगा, 3 लाख इधर लिखा, ये 3 लाख इधर भी लिखना है, इधर 4 लाख लिखा, इधर भी 4 लाख लिखना है, क्लियर। अब घटाएंगे तो अब आपके पास कितना पैसा बचेगा, 5 लाख। ये 5 लाख किसके लिए बचा, ये 5 लाख बचा एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी। अगर ये माइनस में आ जाता तो ये डेफिशिएंसी लिखते, अगर प्लस में है तो सरप्लस लिखा, एज रिगार्डेड डिबेंचर होल्डर उसके बाद में, तो 5 लाख आ गए। अब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चुकाते हैं, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लो आपके आ गए 7 लाख, ठीक है। जैसे ही 7 लाख आपने घटाए तो आपके पास जो यहाँ पे 7 लाख आएगा, घटाया, अब आपका आया माइनस का 2 लाख आ गया, क्लियर। अब इस माइनस के 2 लाख आने के बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर देना है 2 लाख का, तो वो घटाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। इक्विटी शेयर देने हैं वो आपके हैं 5 लाख के, तो कुल मिला के माइनस शुरू हो गया। अब क्योंकि अब पैसे खत्म ही हो गए, ऊपर देने थे वो तो खत्म हो गए, तो ये माइनस का बैलेंस टोटल आ गया 2 2 4 और 5 9 लाख रुपए आपके क्या हो गई बताइए, माइनस का बैलेंस है, ये है डेफिशिएंसी एज रिगार्डेड मेंबर्स। इतना लॉस हुआ कि मेंबर्स के इतना घाटा आया हिस्से में। अब कंपनी में शेयर्स की वैल्यू से ज़्यादा कभी भी शेयर होल्डर पैसा देता नहीं है, तो ये पैसा डूब गया, जिनके डूबे उनके डूब गए, जिनको मिला उनको मिल गया। अब आप देख सकते हैं कितना डूबा और कितना मिला, तो वो तो ये रहा, 5 लाख रुपए बचे थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ही 5 लाख बीत गए, तो अब क्या, अब 2 लाख रुपए इनको लॉस उठाना पड़ा, और प्रेफरेंस शेयर को कुछ नहीं मिला, इक्विटी शेयर को कुछ नहीं मिला, टोटल लॉस हो गया 9 लाख का। ये सारा एस्टीमेट तैयार करता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिक्विडेटर। तो ये प्यारे बच्चों पहला पार्ट था। आज के पार्ट में मैंने आपको क्या होता है लिक्विडेशन उसको बताया, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को मेनली बताया। आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर समझ में आए प्यारे बच्चों तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ये मुझे बहुत उत्साह देता है, मुझे लगता है कि मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, और अगर मैं आपको सिखा पा रहा हूँ तो मेरा इतना तो बनता है कि आप मुझे इसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट देंगे, मेरा मोटिवेशन होगा। देखो स्टूडेंट टीचर अपने में लिंक होता है,
आप इससे अच्छा सीखेंगे तो मुझे खुशी होगी, और मेरी खुशी अगर आपके साथ जुड़ी है तो अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।